हेलो गाइस, मैं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी सुबलक्ष्मी हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक बेसिक चैप्टर है जो हर एक चैप्टर के साथ कनेक्ट करता है। तो हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, गोइंग थ्रू एनसीईआरटी ही करेंगे, क्योंकि ना एनसीईआरटी के बाहर कुछ आता नहीं है। इस बार तो आपने सवाल भी देखे होंगे कि एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन्स आते हैं जो कि बहुत अंदर तक जाना पड़ता है। तो हर साल इस चैप्टर में से 3 से 4 सवाल आता ही रहता है। तो लेट्स स्टार्ट। Aristotle was earliest to attempt a more scientific basis for the classification. He used simple morphological characters to classify plant into tree, shrub and herbs. He also divided animal into 2 groups, जिनके अंदर आरबीसी थे और जिनके अंदर आरबीसी नहीं थे. In Linnaeus time, two kingdom system of classification with Plantae and Animalia kingdom was developed that include all plants and animals respectively. मतलब पहले आए थे अरिस्टोटल, उनके बाद आए थे लिनियस. दोनों ने एक जैसे ही कुछ किंगडम को क्लासिफाइड किए थे. पहले थे अरिस्टोटल, इसलिए उनको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? अरिस्टोटल को. ओके, अरिस्टोटल ने प्लांट्स को 3 भाग में डिवाइड किए थे, ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स. एंड एनिमल्स को क्या किया था ना, जिनमें रेड ब्लड है उनको एक तरफ, जिनमें रेड ब्लड नहीं थे उनको एक तरफ कर दिए थे. फिर आए थे लिनियस ने क्या किया ना, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किया, जिनमें प्लांट्स में सब कुछ ले गए और एनिमल्स में बाकी जैसे जानवर जिनमें लाइव है, जो मोटाइल है, ऐसे कुछ सिंपल कैरेक्टरिस्टिक को लेके उनको एक तरफ और प्लांट्स को कुछ और एक तरफ ले गए थे. पर देखा गया कि उनमें ड्रॉबैक्स है, लाइक यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स एक साथ हैं. यूकैरियोटिक मतलब जिनमें न्यूक्लियर एनवेलप होता है, और एक देखा गया कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी एक ही किंगडम में समाहित है. और देखा गया कि नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो सब एक ही ग्रुप में ही रह गए थे. उनमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, लाइक सेल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, नेचर ऑफ सेल वॉल के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था. फिर आए थे 1969. लुक एट दैट, 1969 में R.H. व्हिटाकर प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. किसने? R.H. व्हिटाकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, जिनमें आया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी. क्या क्या? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी. ओके, उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया देखे थे? सेल स्ट्रक्चर, ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. मतलब अंदर का देख लिया था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो सुंदर है क्या असुंदर है, वो भी देख लिया था. फिर देखा था वो कैसे खाता है, फिर देखा था वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, फिर देखा उसका अगल बगल के साथ कैसे रिश्ता है, लाइक फाइलोजेनेटिक. ओके, ऐसे हम याद करना है क्योंकि एग्जाम में यही सब वर्ड्स आते हैं और हम वहीं पे फंस जाते हैं. ओके, उसके बाद कुछ ड्रॉबैक्स भी हर एक चीज में होता ही रहता है, लाइक उन्होंने उनके बाद भी आया था 3 डोमेन सिस्टम. ओके, 3 डोमेन सिस्टम या फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन. पर हमारे कोर्स में अब ये सब नहीं है, वो हायर सेक्शन में है. मेरे बात ध्यान से सुनो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, पर ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं नीट में. देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा. ओके, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास क्लोरेला earlier placed in algae within the plant both having cell walls. पर जब हम प्लांट किंगडम को खोलेंगे ना, हम देखेंगे कि क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन algae में अभी भी क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला को एग्जाम्पल दिया गया है. समझ में आया ना कुछ? फिर हम क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे कि इसमें पूछा क्या गया है, उसके अनुसार हम ये एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया ना तो हम उसे उसी तरह से अटेम्प्ट करना चाहते हैं. एनसीईआरटी की यही पोर्सन, लाइक इस टेबल में से ही बहुत ज्यादा सवाल आ जाते हैं, लाइक कॉन्ट्रोवर्शियल बहुत ही सवाल करते हैं. लाइक देखो यहाँ पे दिया गया है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. यहाँ पे कुछ मैंने गोल कर दिया है जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. हमें तो पता ही है कि प्लांट में सेल्यूलोज होता है, सेल वॉल में, फंजाई में काइटिन एंड मोनेरा में नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड एंड एमिनो एसिड. मतलब हम तो सिंपली हम यही याद रखते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन होता है, पर अगर पूछा जाए कि पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड किस में है तो हमें बोलना ही है कि मोनेरा की सेल वॉल में है. समझ में आया ना मैं क्या बोल रही हूँ? नॉन सेल्यूलोजिक पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड किसके सेल वॉल में है, मतलब ये आएगा मोनेरा. ओके, काइटिन किस में है तो आएगा फंजाई. फिर आएगा प्लांटी में क्या है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल मतलब सेल्यूलोज है.
प्रोटिस्टा में किस किस में है और किस किस में नहीं है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट अगेन। किंगडम मोनेरा में एक ही तरह के मेंबर हम पाएंगे जो है बैक्टीरिया। क्या है? बैक्टीरिया ही पाएंगे किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा में सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा में सोल मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। ऐसे रट्टा मार लेना है। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन रट्टा मारोगे तभी 360 आउट ऑफ 360 पाओगे। दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मतलब मैं ऐसे हाथ हिला रही हूँ ना, मैं ऐसे हाथ हिला रही हूँ तो इन एयर में भी बैक्टीरिया है। मेरे मुंह पे लगा है, मेरे ड्रेस पे लगा है, मेरे हाथ पे लगा है, मेरे बालों पे भी लगा है, इन पेन में भी है, इस पेन में भी है। हर तरफ हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया अवेलेबल होता है। बैक्टीरिया एवरीवेयर इज प्रेजेंट। ओके, बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर हैंडफुल ऑफ सॉइल। मतलब इतनी में से इतने ही, इतना में से इतना सारा बैक्टीरिया होता है। समझ में आया? मतलब बैक्टीरिया के साइज इतना छोटा है कि हैंडफुल ऑफ सॉइल में हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, क्रोर्स ऑफ बैक्टीरिया आर देयर। ओके, दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीमली हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशियन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ कैन सर्वाइव। मतलब देखो, हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, ऐसे कंडीशन नॉर्मली कोई भी मेंबर अवेलेबल नहीं हो सकता है। सर्वाइव करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए। जैसे हमें एसी चाहिए, फैन पंखा चाहिए, पानी चाहिए, कुछ नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए, ज़्यादा गर्मी भी नहीं चाहिए। वैसे ही कंडीशन में हम सर्वाइव कर सकते हैं। पर बैक्टीरिया वो कहीं भी सर्वाइव कर सकता है। बैक्टीरिया ना कहीं पे भी सर्वाइव कर सकता है। बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी में भी बैक्टीरिया होते हैं। कुछ टाइप के बैक्टीरिया स्टिल प्रेजेंट। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरासाइट्स। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे अंदर पैरासाइट की तरह रहते हैं। मतलब पैरासाइट समझते हो ना? पैरासाइट मतलब वो हमारे अंदर रह के हमें ही डिजीज दे के जाते हैं। समझ में आया ना? ओके, बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज? 4 कैटेगरीज। दैट्स अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ बैक्टीरिया। समझ में आया ना कुछ? बैक्टीरिया के शेप के अनुसार ही उसे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बैक्टीरिया डिवाइड इनटू 4 ग्रुप्स। ओके, बेसिस ऑन व्हाट? बेसिस ऑन देयर शेप्स। ओके, एक तो होता है स्पेरिकल जिसे हम बोलते हैं कोकस, उसका प्लूरल होता है कोकी। ओके, एंड रॉड शेप्ड बैसिलस, रॉड शेप्ड बैसिलस, रॉड शेप्ड बैसिलस। देन आता है कॉमा शेप विब्रियम, कॉमा शेप। ओके, विब्रियम एंड स्पाइरल स्पिरिलियम, स्पाइरल स्पिरिलियम। ओके, तो पहला है हमारा कोकस जो गोल है मटरदाने की तरह। फिर आता है रॉड शेप, जैसे ऐसा रॉड शेप। ओके, उसे हम कहते हैं बैसिलस। ऐसे याद रखो कि रॉड शेप ना बार जैसा होता है तो इसे हम बैसिलस बोलते हैं। फिर आता है हमारा कॉमा शेप विब्रियम। देन आता है जो स्पाइरल होता है उसे स्पिरिलियम बोलते हैं। ऐसे याद रख लो, मतलब इजी होगा। फिर थोड़ा एनसीईआरटी के लाइन के साथ साथ हम डायग्राम भी देख लेते हैं एक साथ। डायग्राम में देखो, ये होता है कोकस, ये होता है बैसिलस, ये होता है स्पिरिला, ये होता है विब्रियो। ओके, विब्रियो कॉमा शेप देख लो यहाँ पे कैसे है। विब्रियो मतलब कॉमा शेप के हैं, यहाँ पे स्पाइरल टाइप के हैं स्पिरिला, यहाँ पे है बैसिलस जो ऐसे है बार शेप्ड, ये है कोकीज गोल गोल मटरदाना मतलब बोला था ना। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लैजेला किस में है, अगर आएगा तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमारा सिंपल आंसर होगा स्पिरिलियम। क्या होगा? स्पिरिलियम। पर अगर पूछेगा स्पोर किसमें है, तो ये होगा बैसिलस। क्या होगा? बैसिलस, क्योंकि बैसिलस में देखो स्पोर्स है, डायग्राम में दिया गया है। हम पूछेगा फिर बोलोगे मैम मुझे नहीं पता था, कहाँ से आया है क्वेश्चन, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। पर हम देखते नहीं ना। थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। मतलब बैक्टीरिया जितना भी सिंपल दिखे, ये देखो इसके डायग्राम थोड़ा ध्यान से देखो कैसे सिंपल है। ऐसे बना दो तो स्पिरिलियम, ऐसे कॉमा शेप कर लो तो विब्रियो, ऐसे बार शेप रख लो बैसिलस, ऐसे गोल गोल मटरदाना कर दो तो कोकस। स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। व्हाट? दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ये लाइन डायरेक्ट आता है, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। कॉम्प्लेक्स किस में है? बिहेवियर में। क्यों? देखो
Compared to many other organism, bacteria as a group, so most extensive metabolic diversity. किस लिए? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के लिए ही इसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मतलब मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, अब देखो हम जैसे क्या खाते हैं, पेड़ पौधे से जाओ मिलता है, या फिर मटन चिकन ऐसे सब खाते हैं, तो हम क्या हुए? हेट्रोट्रॉप्स। बट हम हेट्रोट्रॉप्स जब हुए, प्लांट्स क्या हुए? ऑटोट्रॉप्स। बट बैक्टीरिया कैन इट हेट्रोट्रॉफिकली, ऑटोट्रॉफिकली एंड केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑल्सो। समझ में आया ना? मैं फिर से बोलती हूँ, देखो बैक्टीरिया अपना खाना खुद भी बनाता है और औरों से भी खाता है और पैरासाइट की तरह होके भी लेता है। समझ में आया ना? वो डायरेक्ट सन से एनर्जी लेकर फोटोसिंथेटिकली खाना बनाता है, केमोसिंथेटिकली भी खाना बनाता है और हेटेरोट्रॉफिकली भी खाना लेता है। मतलब उसका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम बोलते हैं कि दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। Let's come to the NCERT. They synthesize their own food from inorganic substances. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. समझ में आया ना? मैं अब जो chemosynthetic बोल रही थी, they synthesize their own food from inorganic substance. जब inorganic substance के साथ खाना बनाते हैं तो photosynthetic autotrophic या chemosynthetic autotrophic के द्वारा बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना? Vast majority of bacteria are heterotrophs. They depend on organism or on dead organic matters. समझ में आ रहा है ना कुछ मैं बोल रही हूँ? ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा। मतलब बहुत ज़्यादातर, फिर से बोलती हूँ, देखो बैक्टीरिया ना हेटेरोट्रॉफ भी है, ऑटोट्रॉफ भी है, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी है और फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी है। पर ज़्यादातर बैक्टीरिया ना हमारे हेटेरोट्रॉफ्स है, मतलब वो औरों पे डिपेंडेंट है। खुद खाना बनाने से ज़्यादा वो औरों पे डिपेंडेंट होना चूज करते हैं। Let's come to the different type of bacteria. Archaebacteria. These bacteria are special since they live in more harsh habitat. मतलब वो कुछ ज़्यादा ही हार्श एरिया में रहते हैं जिसमें कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता है। एनिमल प्लांट्स कैंट सर्वाइव एट ऑल। लाइक दे लिव इन वेरी सॉल्टी एरियाज एंड हॉट स्प्रिंग्स इन मार्सी एरियाज। एक्सट्रीमली सॉल्ट एरिया में जो जिन बैक्टीरियाज रहते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं हैलोफाइल्स। एंड मोस्ट हार्श हैबिटेट लाइक हॉट स्प्रिंग में जो रहते हैं ना उन्हें बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफाइल्स। मतलब उसका टेम्परेचर कुछ हद से ज़्यादा और पीएच लेवल कुछ हद से ज़्यादा ही कम होता है। ओके, फिर आते हैं मार्सी एरिया में जिसे रहते हैं उन्हें बोलते हैं मिथानोजेंस। मतलब सॉल्ट एरिया हैलोफाइल्स एंड हॉट स्प्रिंग थर्मो एसिडोफाइल्स, मार्सी एरिया मिथानोजेंस। क्या क्या? हैलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मिथानोजेन। हैलोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल एंड मिथानोजेन। हैलोफाइल, थर्मो एसिडोफाइल एंड मिथानोजेंस। ये सब कैसे एक दूसरे से मतलब और बैक्टीरिया से अलग है? क्योंकि ना आर्कीबैक्टीरिया हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। समझ में आया? इनका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है ना इसी की वजह से ही इसका फीचर कुछ अलग है जो उन्हें एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने की क्षमता देती है। मिथानोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ several ruminant animals such as cow and buffaloes. They are responsible for production of methane gas from the dung of these animals. मतलब उनके एलिमेंट्री कैनल में रहते हैं। ओके, वहाँ पे वो ना जो मिथानोजेंस रहते हैं ना वो हमारे मिथेन प्रोडक्शन में बहुत सहायता करते हैं। फिर आते हैं हम यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया को और क्या क्या बोला जाता है? यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन आल्जी और ट्रू बैक्टीरिया। क्या क्या? यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन आल्जी। ब्लू ग्रीन आल्जी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? PGA। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द NCERT. There are thousands of different eubacteria, true bacteria. They are characterized by the presence of a rigid cell wall. If motile, they have a flagella. मतलब अगर वो चल सकते हैं तो उनमें फ्लैजेला होगा। The cyanobacteria also referred to the blue-green algae have chlorophyll A similar to green plant are photosynthetic autotrophs. मतलब अगर वो cyanobacteria है उनको बोला जाता है ब्लू ग्रीन algae जिनमें क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए का मतलब क्या है? हम बॉटनी में बाद में एक चैप्टर आता है फोटोसिंथेसिस, उसमें पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल ए होता है हमारा मेन पिगमेंट जिसके द्वारा ही हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। उसके बिना फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। हर एक मेंबर लाइक प्लांट हो या फिर वो बीजे हो या फिर कुछ और जो भी ऑटोट्रॉफिक है उनमें क्लोरोफिल ए होना बहुत ही ज्यादा जरूरत है। उसके बगैर फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन।
द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस एंड फ्रेश वाटर, मराइन और टेरेस्ट्रियल। वो मराइन, टेरेस्ट्रियल या फ्रेश वाटर कहीं पे भी रह सकते हैं। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलाटिनस सिथ। यहाँ पे दिया गया है जेलाटिनस सिथ, पर यहाँ पे एक और वर्ड भी दिया गया है म्यूसिलाजिनस सिथ। डायग्राम देखो, म्यूसिलाजिनस सिथ भी कहा गया है। अगर कॉलोनी करके रहेंगे, हमारा पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद एक कोटिंग आता है, उसे हम बोलेंगे जेलाटिनस सिथ या फिर म्यूसिलाजिनस सिथ। समझ में आ रहा है ना? फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद आता है जेलाटिनस सिथ या फिर म्यूसिलाजिनस सिथ। कोई भी आ सकता है क्वेश्चन में, ओके? ध्यान देना, पहले मेम्ब्रेन, देन वॉल, देन सिथ, ओके? They often form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called heterocyst. वो उनमें एक शक्ति होता है, आध्यात्मिक शक्ति, जिनमें वो ना नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन जिसे कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है, दे कैन टेक इट, ओके? वो जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं ना, एक सेल के द्वारा करते हैं। उनमें एक सेल है जिसके द्वारा ही वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? नाइट्रोजन को कैसे फिक्स करते हैं? एक सेल के द्वारा। वो सेल को हम क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। क्या बोलेंगे? हेटेरोसिस्ट, ओके? हेटेरोसिस्ट के द्वारा ही नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया के अंदर कौन से बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया। डन डन, ओके? उसका एग्जाम्पल क्या है? नॉस्टक एनाबेना। नॉस्टक एनाबेना, उसका एग्जाम्पल नॉस्टक एनाबेना, नॉस्टक एनाबेना, ओके? Then come to the chemosynthetic autotrophic bacteria, oxidize various inorganic substances such as nitrate, nitrite, ammonia, such as nitrate, nitrite, ammonia, and use the release energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से ये लाइन देख लेना, क्योंकि आज तक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर ये वाला चार जो दिए हैं एलिमेंट, उनमें से क्वेश्चन नहीं आया है। वो कभी भी नहीं पूछा है कि दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग विच न्यूट्रिएंट्स, बट ये आ सकता है, ओके? तो याद रख लेना, NPFES, 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 ऐसे याद रख लेना, ओके? हेट्रोट्रॉफिक आर मोस्ट अबंडेंट, ये तो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ लिया था। इस पेज के देखो यहाँ पे लिखा है ना, वास्ट मेजोरिटी बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स। पर हेट्रोट्रॉफ्स में भी मेजोरिटी आर इंपोर्टेंट डीकम्पोजर। क्या है? डीकम्पोजर्स हैं। मेनी ऑफ देम हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अस। हम ह्यूमन के ऊपर उनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? देखो, अब जब मिल्क कर्ड होता है, मिल्क से जब कर्ड बनता है, उसमें लैक्टोबैसिलस, ओके, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिसके द्वारा ही मिल्क कर्डलिंग होता है, कोएगुलेशन होता है, उसके बाद वो कर्ड में ट्रांसफॉर्म होता है और एंटीबायोटिक्स बनता है। फिक्सिंग नाइट्रोजन लिग्यूम्स, मतलब ये जो हमने पढ़ा ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग, वो सब एटसेट्रा, ओके? सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। कुछ हमारा नुकसान भी करते हैं, लाइक पैथोजेंस, पैरासाइट्स, कुछ डिजीज भी करते हैं। कौन कौन सी डिजीज? देखो, इनमें एक क्वेश्चन आ सकता है, क्लोरेला, टाइफॉइड, टिटानस एंड सिट्रस कैंकर, ओके? क्या क्या बैक्टीरियल डिजीज अगर पूछेगा तो बता देना कि क्लोरेला, टाइफॉइड, टिटानस, सिट्रस कैंकर। कोलेरा, टाइफॉइड, टिटानस एंड सिट्रस कैंकर। क्या क्या? कोलेरा, टाइफॉइड, टिटानस एंड सिट्रस कैंकर, ओके? कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटानस, सिट्रस कैंकर, मुझे याद रह गया है। समझ में आ रहा है ना? फिर से बोलो, कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटानस एंड सिट्रस कैंकर, ओके? बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। वो अगर रिप्रोड्यूस करते हैं तो मेनली फिजन, मतलब ऐसे 1 से 2, 2 से 4। एक देखो, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, एक ऐसा होगा, 1 सेकेंड बना के, एक ऐसा होगा, वो डिवाइड कर लेंगे और ये एक होगा और ये और एक हो जाएगा। फिर इससे 2 बनेंगे और इससे भी 2 बन जाएंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? वैसे ही लेट्स स्टार्ट। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जब उनका कंडीशन अनफेवरेबल होता है, मतलब वो तो हर एक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, पर ऐसा कुछ होगा कि वो रिप्रोड्यूस करने के लिए, बाइनरी फिजन के लिए वो सुइटेबल नहीं हो सकता, तो तब वो क्या करेंगे? प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोर्स मतलब यहाँ पे हमने एक डायग्राम में देखा ना,
बैसिली, हाँ यहाँ पे देखो, बैसिली स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, बैसिली स्पोर प्रोड्यूस करता है। वैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन में ही वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में कौन सा बैक्टीरिया स्पोर प्रोड्यूस करता है, तो डायग्राम में बैसिली में ही स्पोर दिया है तो बैसिली बोल देना। अगर बैक्टीरिया, ईस्ट, फंजाई ऐसा कुछ दे तो बैक्टीरिया बोलना। ओके, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। मतलब ये जो हमने पढ़ा था ना सेल चैप्टर में, प्लाज्मिड नाम का एक अनदर सा न्यूक्लियस होता है, अनदर टाइप का जेनेटिक डीएनए होता है, जिसे हम एंटीबायोटिक बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में तो पढ़ना ही है कि कैसे हम प्लाज्मिड को यूज करते हैं। वो जब ट्रांसफर होता है ना, उसे हम प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, और एक टाइप का मेंबर है बैक्टीरिया में जिसे हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस वन and very much pathogenic to human and plants. Okay, mycoplasma are organism that completely lack a cell wall. इसमें सेल वॉल नहीं है तो क्या है, कुछ भी नहीं है। ये हमारा ना आता है करीबन, देखो 0.3 माइक्रोमीटर, समझ में आ रहा है ना कितना छोटा है, 0.3 माइक्रोमीटर। याद रखना 0.3 माइक्रोमीटर का है माइकोप्लाज्मा। उसमें क्या नहीं है, सेल वॉल नहीं है। जबकि बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन नाम का चीज होता है। ओके, मतलब पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड दिया था ना हमारे बॉक्स में, वो होता है, पर माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है। ये एक एक्सेप्शन है। ओके, और एक बात दिया गया है, देखो, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, मतलब आज तक का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा। आज तक का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा। दे कैन सर्वाइव विथआउट ऑक्सीजन, मतलब वो विथआउट ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक टू एनिमल एंड प्लांट्स। समझ में आया? आज हम मोनेरा में क्या क्या पढ़े हैं, देखो, एक तो आर्कीबैक्टीरिया, उसमें बोला था मैंने कि हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग, मार्सी एरिया। ओके, सेल वॉल में डिफरेंट है। यहाँ पे आया हमने यू बैक्टीरिया में देखा कि यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया, टिलाटिनस सिथ, एक हेस्टेरोसिस्ट और नॉस्टक एनावेना। ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में बोल रही हूँ, तो सुन लो। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। उनमें भी मेजोरिटी ऑफ देम क्या है, डिकम्पोजर, मेकिंग कर्ड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। और जो डिजीज होते हैं, कॉलेरा, टाइफॉइड, टिटानस एंड सिट्रस कैंकर। ओके, फिजन, अनफेवरेबल कंडीशन प्रोड्यूस स्पोर्स, डीएनए ट्रांसफर जो होता है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रिमिटिव टाइप, वेरी प्रिमिटिव टाइप। और ये आया हमारा माइकोप्लाज्मा, कॉम्प्लीटली लेक सेल वॉल, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन, सर्वाइव विथआउट ऑक्सीजन। तो अब मैं कुछ पूछ देती हूँ, याद करने में इजी होगा। देखो, पहले तो आर एच विटाकर, ये एक 1969, याद रखना, उनका फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, एरिस्टोटल बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के फादर। लिनियस का भी उसी तरह हुआ था, कुछ ड्रॉबैक्स था, फिर आर एच विटाकर ने उन्हीं ड्रॉबैक्स को लेके एक किंगडम बनाया, 5 किंगडम सिस्टम बनाया। फिर ये बॉक्स देखना, बॉक्स में है ये नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड एमिनो एसिड, इसमें काइटिन, इसमें क्या है, सेल्यूलोज है। ओके, ये हेटेरोट्रॉफिक सैप्रोफाइटिक पैरासाइट, सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक होता है, इसमें सब है। ये हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक है। सैप्रोफाइटिक ओनली फंजाई में दिया गया है, समझ में आ रहा है ना? और प्लांट ओनली ऑटोट्रॉपिक्स, प्लांट क्या है, ओनली ऑटोट्रॉपिक्स, प्लांट क्या है, ओनली ऑटोट्रॉपिक्स। ओके, आज मोनेरा तक ही पढ़ते हैं। थैंक यू।